नमस्कार, गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी होस्ट शिप्रा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशन के रंगों से सजी पाटलिपुत्र आज मॉडर्न, डेवलप्ड और एक स्मार्ट पटना बन चुकी है। पटना में देश के नंबर 1 न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 के मंच पर आप सभी ऑनरेबल गेस्ट का मैं शिप्रा झा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बिहार में रियल एस्टेट के सेक्टर में विस्तार और नई संभावनाओं के बारे में मंथन का ये मंच है। अब मैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि प्लीज आप मंच पर आएं और यहाँ मौजूद हमारे जो माननीय गेस्ट हैं उनके लिए स्वागत के 2 शब्द कहें। नमस्कार, सुस्वागतम, शुभ संध्या। हम सभी जानते हैं कि राजनीति और जो बिजनेस है वो आपस में कितना जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है। और हम लोग जिस मुकाम पर खड़े हैं बिहार में, आने वाले 2 महीने के बाद चुनाव भी होने वाले हैं बिहार में, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। विकसित होने की दिशा में बिहार आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ सेक्टर में भी हमने देखा कि कितना बदलाव आ रहा है। न सिर्फ पटना में बल्कि जिला स्तर पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, जिसकी झलक हमें पहले नहीं मिलती थी। आप रेफरल हॉस्पिटल देखेंगे बहुत सारे जिलों में, तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। और जिन हालात में हमने देखा था बिहार में शिक्षा की जो स्थिति थी, उसमें भी कितना बदलाव आया है। शिक्षकों की भर्ती लाखों की संख्या में हो गई है। अगर कुछ साल पहले मुड़ के देखें तो हमें यकीन नहीं होता कि इतने जो शिक्षक हैं वो बिहार की व्यवस्था में, शैक्षणिक व्यवस्था में आ चुके हैं। कि आने वाला जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, वो बिहार के लिए नहीं पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूरे भारत की नजर बिहार के इस चुनाव पर है। सभी लोग देख रहे हैं कि बिहार में जो मतदाता है उनका जो वोटिंग बिहेवियर होता है वो किस तरह से होता है, किस तरह का मतदान होता है। तो निश्चित तौर पे हम तो यही चाहेंगे एक बिहारी होने के नाते कि बिहार आगे बढ़े, और बिहार जब आगे बढ़ेगा तभी भारत का भी विकास होगा। भारत भी तब विकास की नई इबारत लिखेगा, और जो 2047 का जो एक एजेंडा है भारत का, नया बिहार बनाने का, नया भारत बनाने का, उसको हम लोग साकार कर पाएंगे। तो एक बार फिर से हम सब आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे बीच डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सम्राट जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और तमाम जो रियल एस्टेट सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए शिप्रा को इन्वाइट करता हूं मैं। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं मंच पर अब बुलाना चाहूंगी रविशंकर कुमार जी, चीफ लीगल ऑफिसर, हमारे साथ अब ज्वाइन कर रहे हैं धीरेन्द्र सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर वास्तु विहार ग्रुप। प्लीज आप मंच पर आएं। तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि आपके अनुभव के हिसाब से क्या लगता है कि बिहार में अभी क्या डेवलपमेंट हुए हैं और क्या संभावनाएं हैं? रेरा के आने के बाद भी बायर्स के लिए कठिनाई क्यों हो रहा है? उसका कॉस्ट बढ़ रहा है क्योंकि कंप्लायंसेज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब तक का सबसे अच्छा समय है, सबसे अच्छा कार्य हो रहा है। धीरेन्द्र जी, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि अभी बेस्ट टाइम चल रहा है बिहार के लिए? हम लोग तो काम पहले भी अच्छे कर रहे थे, आज भी अच्छे कर रहे हैं और बाद में भी अच्छे करेंगे। तो इसके लिए हाँ, थोड़ा सा कठिनाइयां हुई है, तो कठिनाइयां को झेलते हैं और जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, पूरा करते हैं। मान लिया कि रेरा मांगती है कि भैया आपने नक्शा पास करवाया, तो करवाया है। अब आ करके नक्शा पास कराने में जो टाइम लगा, उसके बाद फिर वो जाके वेरिफिकेशन करते हैं, तो टाइम टेकिंग तो है। पहले तो बहुत से मेरा बकाया भी रहता था, आज रेरा जब आया तो बकाया भी मेरा कम हो गया। अच्छा, तो अच्छाई तो है। मतलब कुछ अच्छाई भी है और कुछ ऐसी कहीं पर लीगल प्रॉब्लम आ जाती है, इससे कि दिक्कत हो जाती है। अगर हम बिहार के बारे में, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं और वास्तु विहार ग्रुप जो है बिहार से अब आगे भी बढ़ रहा है, तो इसके प्लान्स के बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप डिटेल में बता पाएं। देखिए, प्लान तो मेरा सब दिन से था कि कम दामों में अच्छा चीज देना, हर सर को छत देना। आज भी हमने टारगेट लेके चला है कि आज पूरे बिहार में माने तो 50,000 घर अभी भी चाहिए, और वो हम देने के लिए तत्पर हैं और देंगे। इसलिए विकास कर रहे हैं कि लोग देखते हैं, हम आप देखे होंगे कि हम शहर में नहीं बनाते हैं,
उसका रीजन है कि शहर में आपके पास जमीन नहीं है। हाँ। शहर में जमीन आपको मिलेगा 2 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा। तो 10 कट्ठा, 5 कट्ठा में हम कॉलोनी नहीं बसा सकते हैं। जी। और जहां हम बसाते हैं वहां शहर बसते हैं। तो हम लोग शहर से दूरी जाते हैं कि वहां पे जमीन लार्ज स्केल में मिले, उसको लार्ज स्केल में डेवलप करें, मंदिर हो, पार्क हो, स्विमिंग पूल हो, उसके बाद 100, 200, 500 के रहने के लिए मकान बनाते हैं कि ताकि वहां जहां हम जाते हैं वहां 2 साल, 3 साल, 4 साल में शहर डेवलप करके शहर आती है। इसलिए हम लोग विकास कर रहे हैं। रविशंकर जी, अभी बात बिहार के रोड कनेक्टिविटी की हो रही थी कि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो चुकी है, तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि बिहार के कौन कौन से और भी जिले हैं, जगह हैं जिसे और डेवलप्ड किया जा सकता है? लगभग सभी जिले ऐसे हैं बिहार के जिसको ये किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, और वहाँ रियल इस्टेट का फ्यूचर है और वहाँ काम भी हो रहा है। पूर्णिया है, भागलपुर है, हम लोगों का, हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट है। भागलपुर जैसे शहर में 4 प्रोजेक्ट है और ये मतलब 1-2 एकड़ का नहीं, 10-12 एकड़ का पूरा कॉलोनी है। हम लोग डुप्लेक्स में ज्यादा काम किए हैं। इंडिविजुअल हाउस देते हैं, आपकी जमीन और उस पर कंस्ट्रक्शन करके आपको मकान देते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आगे आप इसी तरीके से लोगों की मदद करते रहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैनल डिस्कशन के लिए, और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी सहयोगी लक्ष्मी, और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए प्रणव वर्मा, डायरेक्टर, और केशव वर्मा, डायरेक्टर, सात्विका ग्रुप। प्रणव वर्मा एंड केशव वर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रियल एस्टेट के इस मंच से। थैंक यू। आप दोनों बहुत यंग हैं जी। और रियल एस्टेट के सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो कैसे आप लोग देखते हो इस सेक्टर को, और आपकी कंपनी के बारे में बात करें तो कितना चैलेंजेस आप लोगों को महसूस होता है इस सेक्टर में, कैसे स्टैब्लिश हुआ, क्योंकि आप यंग हैं, आप उस नजरिए से आप बता सकते हैं। करेक्ट। तो वी आर 2nd जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। मेरे फादर ने ये कंपनी स्टार्ट की थी, सात्विका ग्रुप। आज से 15 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट की थी मेरे पिताजी ने, और उस टाइम 4 कट्ठे के प्लॉट से उन्होंने स्टार्ट किया था, और आज सिटी का सबसे बड़ा टाउनशिप हम लोग प्लान कर पा रहे हैं। सिटी का सबसे बड़ा मॉल का भी प्लान है हमारा। चैलेंजेस इन द सेंस, चैलेंजेस रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि लैंड एक्विजिशन हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज। तो लैंड एक्वायर करना सिटी के अंदर, बड़ा लैंड एक्वायर करना, ये खुद में ही एक चैलेंज है। काफी सारे चैलेंजेस का सोल्यूशन गवर्नमेंट ने भी लाया है। फॉर एग्जांपल, पहले रेरा जब नहीं आई थी तब काफी चैलेंज था इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। लेकिन अभी रेरा जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उससे भी काफी सारे चैलेंजेस अभी टैकल हो पा रहे हैं रियल एस्टेट सेगमेंट में। प्रणव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आप लोगों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि आप लोग इतने यंग हैं और इस उम्र में भी अगर आप ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पा रहे हैं तो बाकी जो दर्शक देख पा रहे होंगे, जो यंग हैं, जिनके माइंड में आइडियाज आ रहे होंगे, उनको समझ आ पाएगा। देखिए, यंग तो हम दोनों ही हैं। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, ही इज 22, और मेरे फादर अभी 50 ईयर्स ओल्ड है। तो 12 साल पहले जब पापा ने कंपनी स्टार्ट की थी, पापा इतने साल से इतना सारा एक्सपीरियंस गेन किए हैं, तो उनके ही कारण हम लोग इतना जल्दी बिजनेस में एंटर हो पाए। हम लोग नेक्स्ट जनरेशन है, तो जैसे आपने चैलेंजेस का बात किया था, लैंड एक्विजिशन एक चैलेंज होता है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज क्या होता है कि एक वेल प्लान्ड सोसाइटी को कैसे स्टैब्लिश किया जाए। तो हम लोग न्यू जनरेशन है, तो हम लोग बाहर देखते हैं, घूमते हैं, एक्सपोजर मिलता है, पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि कैसे उस चीज़ को बिहार में उतार सकते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन है, तो हम लोग कुछ इनोवेटिव प्लान करते हैं, और पापा के एक्सपीरियंस से वो अच्छे से निखर के आता है। केशव जी, अगर रियल एस्टेट बायर की बात करें तो वो लोग किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, लग्जरी को, अफोर्डेबिलिटी को, या फिर सस्टेनेबिलिटी को? एक्चुअली अब ये शिफ्ट देखा गया है, ये पैटर्न देखा गया है मार्केट में कि अब लोग जो है दे आर प्रेफरिंग लाइफस्टाइल ओवर जस्ट लग्जरी, लग्जरी लाइफस्टाइल, द क्वालिटी ऑफ लिविंग, वो लोग अब प्रेफर कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग भी अच्छा प्लान, अच्छा सोसाइटी प्लान कर पा रहे हैं लोगों के लिए, और बेटर से बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर पा रहे हैं।
और इनोवेटिव प्लान्स हम लोग ला पा रहे हैं। फॉर जी भी कुछ एग्जाम्पल कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली पहले क्या था बिहार में हाँ। कि पहले हाउसिंग नीड्स के लिए लोग फ्लैट खरीदते थे कि मेरे को घर का जरूरत है या घर खरीदना एक अपना घर होना चाहिए, अपना होना चाहिए, छत होना चाहिए, किराया ना देना एग्जैक्टली। पड़े। लेकिन अब क्या है कि अब लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं और अब 2 पैसा ज्यादा खर्च करके भी अपने क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं यहाँ बिहार के लोग। व्हाट्स योर प्लान इन पटना? हमारा प्लान तो एक तो चल ही रहा है एक बहुत ग्रैंड और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक सात्विका गैलेक्सी हम लोग पिछले साल लॉन्च किए थे और बहुत अच्छा रिस्पांस ये रहा कि 3 महीने में सारी बुकिंग भी हो गई। वाकई आज की जो युवा पीढ़ी है वो रियल एस्टेट के सेक्टर में कितना कुछ अच्छा कर रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। अब हम सेशन में आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी मौजूद हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी न्यूज 18 बिहार के एडिटर इनपुट ब्रज मोहन सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मंच पर आएं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल बहुत विस्तार में बताया सम्राट जी ने कि किस तरह से जो माइंड सेट है उसमें बदलाव हुआ है। लेकिन आप सब वाकिफ होंगे कि पिछले दिनों इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ बिहार में, बहुत एक चेंज, लैंडमार्क चेंज आप कह सकते हैं। पहले ये होता था कि आप लोग भी कहते थे कि जमीन नहीं है हमारे पास, सरकार के पास जमीन नहीं है, बिहार के पास जमीन नहीं है, तो अचानक इतनी सारी जमीन कहां से आ गई? नहीं ब्रजमोहन जी, मैंने इसी के लिए कहा ना कि हम संकीर्ण सोच के साथ बैठे थे। लोहिया कपूरीवाद इस पर ज्यादा चिंता करते थे। किसी बड़े नेता का किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ फोटो आपने देखा है क्या बिहार के? बसते थे लोग शायद। वही तो मैं कह रहा हूं, हमको एकदम बिहार में चाहिए, मैं ऑफिशियल बोल रहा हूं कि यदि आपके राज्य में प्राइवेट इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम बूम कहां से करेंगे? थोड़ा बहुत राजनीति की बात नहीं करें हम लोग? करें, हमें क्या दिक्कत है? बिजनेस की बात हो रही है, रियल एस्टेट सेक्टर की बात हो रही है। आप लोग पूर्णिया में अभी सारे लोग कैंप किए हुए थे, जितने भी एनडीए के आप लोग बड़े नेता हैं। उससे पूरा जो सीमांचल का एरिया है उसके इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में क्या बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि एयरपोर्ट कोई मामूली चीज नहीं है पूर्णिया में, उससे लोगों का जो आवागमन, लोग वहां से बागडोगरा चल के जाते थे, अगर 11 बजे फ्लाइट है तो लोगों को 4 बजे सुबह निकलना पड़ता है। देखिए 4 तरह के रास्ते हैं और मेरे लिए गौरव का क्षण यह है कि चारों पर हम काम कर रहे हैं। एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज। सर्वे आ रहे हैं, मतलब देश राष्ट्रीय स्तर पे कुछ न्यूज चैनल्स हैं, हमने नहीं किया है, दूसरे चैनल्स और अखबारों में इस तरह के चल रहे हैं कि जिसमें एनडीए को दिखा रहे हैं कि 136 के आसपास में सीटें आती हुई दिख रही हैं। आपको कितना रियलिस्टिक लगता है कि 136 सीटें, या आप लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम तो 225 सीट जीतने की बात करते हैं। 136 यदि आपने दिया तो हमको जीतते हुए दिखाया है। यदि जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो 200 पार फिर से करेंगे। आगे कैंपेन इसी तरह से करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट जी। थैंक यू सर। मैं चाहूंगी कि प्लीज आप थोड़ी देर मंच पर हमारे साथ बने रहें और ब्रज मोहन जी आप भी हमारे साथ मंच पर बने रहें। अब वक्त है हमारे माननीय गेस्ट बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सम्मानित करने का, तो एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान कीजिए और प्लीज आप लोग सब प्लीज एक बार अपनी सीट पर बैठ जाएं। एक बार जोरदार तालियों से सर प्लीज आप लोग हमारे साथ मंच पे भी बने रहेंगे, थोड़ा सा वक्त हमें और चाहिए आपका। प्लीज सेल सेड आलोक कुमार जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज मंच पर आएं और एक एक करके हम अब हमारे जो सहयोगी हैं जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम सफल हो सका है उनका हम सम्मान करेंगे। हमारे जो पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। सबसे पहले रंजन कुमार ओझा जी, फाउंडर एंड एमडी डाई आर्ट्स ग्रुप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मंच पर आएं और जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वास्तु विहार टीम ऑन बिहाफ ऑफ सार्थक तिवारी, सीईओ वास्तु विहार।
अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सात्विका ग्रुप टीम ऑन बिहाफ ऑफ सुबोध वर्मा एमडी सात्विक ग्रुप। प्लीज आप मंच पर आएं। और अब मैं विष्णु चौधरी जी, आर्किटेक्ट एंड मेंबर IIA, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप मंच पर आएं। एक बार जोरदार तालियों से प्लीज आप स्वागत कीजिए। और एक बार फिर से मैं सात्विका ग्रुप को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी केशव वर्मा जी, डायरेक्टर सात्विका ग्रुप। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। और मैं स्वागत करता हूं भारत के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का। इन्होंने वक्त निकाला। पिछले दिनों दरभंगा में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ। वहां के एक कांग्रेस की सभा में प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को लेकर कुछ इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी की गई। इसमें दुखद बात यह भी हुई है कि किसी बड़े नेता, विपक्ष के किसी बड़े नेता ने इस पे बयान नहीं दिया, किसी ने इस पे माफी नहीं मांगा। देश में किस तरह की राजनीति ये पतन की तरफ ये जा रहा है? यह अमर्यादित ही नहीं है, वह अमर्यादित तो है ही है, लेकिन यह महापाप भी है। और जिसने करवाया और जिसने किया है, शायद उसको मां की ममता और मां की महानता से वह परिचित नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नित्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत इच्छा थी काफी करें, समय की सीमा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सम्मानित करने का। अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए हमारे बीच पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से प्लीज स्वागत करें इनका। हमारे साथ अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी नरेंद्र कुमार जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट BAI। प्लीज आप मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सचिन चंद्रा जी, एक्स नेशनल प्रेसिडेंट BAI। प्लीज आप मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। थैंक यू सर। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी भावेश कुमार जी, चेयरमैन क्रेडियाई। तो मैं एक एक करके इनवाइट करना चाहूंगी रंजन कुमार ओझा जी, डाई आर्ट्स ग्रुप। प्लीज आप मंच पर आएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी धीरेन्द्र जी, वास्तु बिहार। और अब मैं सात्विका ग्रुप से प्रणव जी और केशव जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप हमारे बीच अभी बने रहें। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अपने नेक्स्ट डिस्कशन के लिए नरेंद्र कुमार, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट BAI, और भावेश कुमार जी, क्रेडाई के चेयरमैन हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि एस नारायण इस पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जो निवेश को लेकर के, नीतियों को लेकर के और लोगों के जो सपने हैं, तीनों को जोड़ के रखता है। हमारे साथ विवेक जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं और शुरुआत आम जनता के लोगों के सवालों से करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को घर का जो सपना है वो आखिर कैसे पूरा होगा? उसकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं। एफोर्डेबल हाउसिंग में GST 1% लगता है। जब उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहे हैं तो जो यहाँ का सिस्टम है उसमें 10% लगता है। वो किस सेट में लगता है? वो लगता है आपका वहां का जो सर्किल रेट है उसके अनुसार लगता है जी। तो 45 लाख का मकान खरीदा और रजिस्ट्रेशन कराने में उसको 6 लाख रुपया लग गया। सरकार ने उसको सब कुछ को किया, लेकिन एक जगह सरकार मिस करती है और वो है रजिस्ट्रेशन में। तो रजिस्ट्रेशन से जिसको आप सोच के देखिए ना कि जिसका बना हुआ है 1700-1800 रुपये स्क्वायर फीट देना है और 29 स्क्वायर फीट का है तो वो 300-400 स्क्वायर फीट का है, तो मतलब कि 7 लाख 8 लाख रुपया का वो मकान होगा और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसमें जाएगा तो 3 लाख रुपया लग जाएगा।
तो उसको सरकार को एक बार देखना पड़ेगा। सरकार को ये लगता है कि ट्रेजरी का वो लॉस है रजिस्ट्रेशन में, लेकिन सोशल वेलफेयर का काम करती है सरकार, और उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम हाउस परचेज कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं। सरकार अपनी जो जमीनें हैं उस पर जो स्कीम लाती है उसमें ज्यादातर EWS लाए, LIG लाए। हमारे में तो बनेगा ही, जो बड़ा प्लॉट है उसमें बनता है। आज हर कोई छोटे लोग चाहते हैं कि वो घर मिले, लेकिन उसकी मुश्किलें हैं, वो आखिर कैसे दूर होगी? अभी आपको बताना चाहते हैं कि EWS LIG 2 ग्रुप में हम लोग बहुत सारा घर बना रहे हैं, और उसका रेट जो है 2400 रुपये स्क्वायर फीट और 400 प्लस 2800 रुपये स्क्वायर फीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनको ही दिया जा रहा है जिनका कोई मकान नहीं है। EWS का क्राइटेरिया इन्होंने बताया जो 3 लाख और 6 लाख LIG के लिए, वो बहुत सस्ता मकान है। ये भारत सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी ने EWS LIG बनाने का जो कंपल्सन किया है, उसके तहत बहुत सारा फ्लैट बन रहा है, और हम लोग दे भी रहे हैं। ये आप नहीं सोचिए कि हम लोग इस टाइप का फ्लैट नहीं बन रहा है। दूसरा और क्या है ऑप्शन, जो कनेक्टिविटी बढ़ाना होगा, और लैंड कॉस्ट कैसे कम दाम में अवेलेबल हो। अभी हो रहा है क्या कि कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण ज्यादातर लोग चाहते हैं पटना में ही रहे। जी, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगा, जैसे अभी लैंड पुलिंग पॉलिसी आया, तो लैंड पुलिंग पॉलिसी आने के बाद बहुत सारा लैंड अवेलेबल होगा कम रेट पे। उस समय हम लोग सस्ता जमीन देंगे, मकान देंगे, और आसानी से उपलब्ध होगा। बहुत बहुत सर शुक्रिया आप लोगों को, और उम्मीद है कि जो आपके सुझाव है सरकार तक तो जाएंगे ही, और जो छोटे छोटे निवेशक हैं जो अपना घर खरीदना चाहते हैं उनका भी जो सपना है वो पूरा होगा। और एक बहुत ही सफल कार्यक्रम आज आयोजित हो पाया, और एक बार फिर से मैं अपने सभी सहयोगियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बिहार में रियल एस्टेट सेक्टर के विस्तार और नई संभावनाओं के बारे में जो मंथन का ये मंच है, डाई आर्च ग्रुप प्रेजेंट्स न्यूज 18 बिहार झारखंड रियल एस्टेट कॉन्क्लेव, को प्रेजेंटेड बाय वास्तु विहार, पावर्ड बाय सात्विका ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसी सफल कार्यक्रम के साथ आप सभी का भी एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमारे बीच इस कार्यक्रम में बने रहे। और आज हमने रियल एस्टेट के सेक्टर में बिहार में किस तरीके से आगे छलांग लगाई है, किस ऊंचाई पर पहुंचना है और क्या संभावनाएं तलाशी गई हैं, इसे लेकर एक्सपर्ट से बात की है। और इसी के साथ मुझे यानी शिप्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।